गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे कि रक्त का थक्का कैसे जमता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि रुधिर के कितने भाग होते हैं और आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है और प्लेटलेट्स क्या है। आज का विषय है कि रक्त का थक्का कैसे जमता है। आइए देखते हैं, बहुत ही छोटा टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए हेडिंग डाले हैं रक्त का थक्का या फिर इसे भी कहा जाता है जमना। चाहे कहिए रक्त का थक्का या कहिए जमना या इसे ही कहा जाता है ब्लड क्लॉटिंग। होता क्या है कि जो प्रोसेस होता है रक्त के थक्के जमने का, जो पूरा प्रोसेस होता है इसे कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस, जो कि 3 से लेकर के 5 मिनट के बीच होता है। ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है और इसे ही कोगुलेशन भी कहते हैं। कोगुलेशन भी कहते हैं, रक्त के थक्का जमने को कोगुलेशन भी बोला जाता है। तो क्या हो गया, रक्त का थक्का जमना और ब्लड क्लॉटिंग या इसे कहा जाता है कोगुलेशन। ये पूरा प्रोसेस कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है, जो कि 3 से 5 मिनट के बीच सामान्यतः होता है। अर्थात जो ब्लड जमता है उसको जमने में 3 से 5 मिनट लगते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसके द्वारा ब्लड का थक्का जमता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे हाथ पे जो है पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कि रचना और कार्य से समान होते हैं उन्हें ऊतक कहते हैं। जब कहीं शरीर पे कहीं कट लगता है, चोट लगती है तो ब्लड बहने लगते हैं, तो वहां के जो ऊतक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और ब्लड बहने लगता है। तो पूरा प्रोसेस कैसे होता है आइए देखते हैं। तो यहाँ है, यहाँ देखिए जहां पे चोट लगेगी, कटेगा, उस जगह पे जो है ऊतक क्या हो जाएंगे, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, टूट फूट जाएंगे, कट जाएंगे। तो जो क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं वो निकालते हैं। क्षतिग्रस्त ऊतक जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्षतिग्रस्त ऊतक जो होते हैं वो एक विशेष प्रकार के रसायन का निर्माण करते हैं, निकालते हैं, जो कि है थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जो हमारे शरीर में ब्लड में 3 कणिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसी प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है और इंग्लिश में कहते हैं प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स है और विज्ञान की भाषा में थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। और ये थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, जो कि ब्लड है तो थ्रोम्बोसाइट भी वहां मौजूद होगा। ये भी एक प्रकार का रसायन निकलता है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। जहां क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं ये भी थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालते हैं और जो थ्रोम्बोसाइट है, प्लेटलेट्स है, ये भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रसायन छोड़ते हैं। तो होता क्या है, जब रुधिर कटता है, हाथ कटता है तो रुधिर बाहर निकलता है और रुधिर जो होता है वायु के संपर्क में आने से भी थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है, क्योंकि वहां जब थ्रोम्बोप्लास्टिन कट जाता है तो उसके अंदर से रसायन निकलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये जो होता है एक प्रकार का रसायन होता है और ये रसायन जो होता है कैल्शियम के साथ सहयोग कर लेता है। कैल्शियम की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन, यही प्रोथ्रोम्बिन ही है जिसे हम लोग विटामिन के कहते हैं। कहा जाता है कि रुधिर का थक्का जमने में विटामिन के की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो प्रोथ्रोम्बिन ही है जिसको हम लोग विटामिन के कहते हैं, क्योंकि जो विटामिन के है ये प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को बनाने में सहायता करता है। कहां से बनते हैं ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये लीवर में बनता है। जब प्रोथ्रोम्बिन लीवर में बनता है तो विटामिन के क्या करता है, पूरा सहयोग करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोथ्रोम्बिन है ये विटामिन के है। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये विटामिन के का है, नाम है प्रोथ्रोम्बिन, क्योंकि इसी के द्वारा ही प्रोथ्रोम्बिन बना है। अब क्या हुआ कि चूंकि जो प्रो शब्द लिखा है, प्रो का मतलब होता है इनएक्टिव, शुरुआत में है, प्रारंभिक में है और इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो जो प्रोथ्रोम्बिन है होता तो प्रोथ्रोम्बिन है ब्लड में, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, अक्रियाशील होता है, क्रिया नहीं करता है। ध्यान से सुनिए, ये प्रोथ्रोम्बिन जो होता है इसका निर्माण विटामिन के की सहायता से होता है लीवर में। तो इसी लीवर में ये प्रोथ्रोम्बिन बनता है। पूछा जाता है कि रक्त
प्रोटीन है प्रोथ्राम्बिन, इसका निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। किसकी सहायता से होता है? विटामिन के की सहायता से होता है। इसीलिए कहा जाता है कि रक्त का थक्का जमने में विटामिन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो विटामिन के की सहायता से लीवर में प्रोथ्राम्बिन बना, लेकिन ये जो प्रोथ्राम्बिन बना, ये जो प्रो है, अभी ये प्रारंभिक अवस्था में है, ये एक्टिव नहीं है, ये इनएक्टिव है, ये क्रियाशील नहीं है, ये अक्रियाशील है। तो होता क्या है, जहां के क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं ये थ्रोम्बोप्लास्टिन छोड़े, और जो थ्रोम्बोसाइट होता है, प्लेटलेट्स होता है, ये भी जब कट जाता है और वायु के संपर्क में जैसे ही आते हैं, ये भी जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन छोड़ते हैं। एक प्रकार का रसायन है, और यही रसायन प्रोथ्राम्बिन से क्रिया करता है। ध्यान सुनिए, ये प्रोथ्राम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन से क्रिया करेगा किसकी उपस्थिति में? कैल्शियम की उपस्थिति में, और बनाएगा थ्रोम्बिन। मतलब जो ये अक्रियाशील है, प्रो है, ये हट जाता है और ये एक्टिव हो जाता है। यहाँ लिखा है इनएक्टिव, अक्रियाशील, और फिर ये थ्रोम्बिन हो जाता है जो कि एक्टिव हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। कैसे क्रियाशील होता है? क्योंकि ये जो प्रोथ्राम्बिन है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन से क्रिया करता है कैल्शियम की उपस्थिति में। इसीलिए कहा जाता है कि रक्त का थक्का जलने में किस धातु का प्रयोग होता है या कौन सा धातु उपयोग होता है? तो कैल्शियम आयन का उपयोग किया जाता है रक्त का थक्का जलने में। किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है या कौन सा विटामिन उपयोग में आता है? तो विटामिन के उपयोग में आता है रक्त का थक्का जमने में। किस रूप में आता है, किस नाम से आता है? प्रोथ्राम्बिन के नाम से आता है। तो आपने देखे, और कौन सा विषाणु काम में आता है? तो प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। क्यों? क्योंकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी रक्त का थक्का जमने में सहायक नहीं है। ये जो थ्रोम्बोसाइट है, प्लेटलेट्स है, ये रक्त का थक्का जमने में सहायक है, क्योंकि यही थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स है जो थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक रसायन छोड़ता है, और जहां पे क्षतिग्रस्त ऊतक है वो भी छोड़ते हैं। लेकिन क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सा रुधिराणु है तीनों रुधिराणुओं में जो कि रक्त का थक्का जमने में सहायक है, तो वो प्लेटलेट्स है, थ्रोम्बोसाइट है, क्योंकि ये छोड़ता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। विटामिन के का जो रूप है वो प्रोथ्राम्बिन के रूप में आता है, और इन दोनों से की उपस्थिति में जो है कैल्शियम आयन की उपस्थिति में ये प्रोथ्राम्बिन बदल जाता है थ्रोम्बिन। ध्यान समझिएगा, ये जो है प्रोथ्राम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन से क्रिया करता है कैल्शियम आयन की उपस्थिति में और बदल जाता है थ्रोम्बिन में, जो कि एक्टिव होता है। ये प्रोथ्राम्बिन प्रारंभिक अवस्थाएं होती है, प्रो मतलब प्रारंभिक होता है, शुरुआती दौर होता है, ये एक्टिव नहीं होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म के रूप में ब्लड में घूमते रहते हैं। ब्लड में प्रोथ्राम्बिन पाया जाता है, थ्रोम्बिन नहीं पाया जाता है। जब ये प्रोसेस होगा तो कैल्शियम आयन की उपस्थिति में यही प्रोथ्राम्बिन जो होता है थ्रोम्बिन बनाता है, और यही थ्रोम्बिन ही होता है जो कुछ देर के लिए उस पर्टिकुलर जगह पर हिपैरिन को निष्क्रिय कर देता है। क्योंकि हिपैरिन जो होता है ये ब्लड में, ब्लड कैपिलरीज में ब्लड को जमने से रोकता है। तो जैसे ही थ्रोम्बिन वाला एक्टिव हुआ, ये हिपैरिन को निष्क्रिय किया, और यही थ्रोम्बिन जो है, यही थ्रोम्बिन जो कि एक्टिव फॉर्म में है, यही मेन वो है एक्टिव कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। तो ये क्या करता है, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है प्लाज्मा में, पूछा जाता है प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फाइब्रिनोजन। तो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है ये प्लाज्मा में सॉल्युबल होता है, घुलनशील होता है। ये प्लाज्मा में पूरी तरह से घुला रहता है, इसका पता नहीं रहता है, हर जगह थोड़े थोड़े रूप में घुला रहता है। तो जो फाइब्रिनोजन है ये क्या है? सॉल्युबल है, कहाँ पे? प्लाज्मा में। तो जो प्रोथ्राम्बिन है इसी सॉल्युबल फाइब्रिनोजन को इनसॉल्युबल में बदल देता है, अघुलनशील के रूप में बदल देता है, तो फाइब्रिनोजन से कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में। ध्यान दीजिएगा, थ्रोम्बिन आया तो फाइब्रिनोजन जो कि प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन है इसको बदल दिया फाइब्रिन में, फाइब्रिन में बदल दिया जो कि इनसॉल्युबल है, अघुलनशील है। और जो फाइब्रिन, फाइब्रिन का मतलब ही होता है धागा, फाइब्रिन का मतलब ही होता है, फाइब्रिन का मतलब ही होता है धागा। धागा ऐसे ऐसे धागे के रूप में बन जाते हैं, जो कि अघुलनशील है प्लाज्मा में, ये घुलेंगे नहीं, जबकि फाइब्रिनोजन घुलनशील होता है प्लाज्मा में और फाइब्रिन अघुलनशील है। तो होता क्या है, जब ये
धागे में संरचना बना देते हैं तब एक पूरी तरह के जालीनुमा संरचना बन जाता है। और जब इसमें कोई भी रुधिराव जाए, चाहे आरबीसी जाए, चाहे डब्ल्यूबीसी जाए या प्लेटलेट्स जाए, तो इसी जाल में ये फंस जाते हैं और फंसने के बाद जो है पूरी तरीके से जाम हो जाता है, तो जिससे ब्लड जो होता है बाहर नहीं जा पाता है। हाइब्रिड जालीनुमा संरचना बना देते हैं धागेनुमा, जिससे जो ब्लड का प्रेशर है इसी में आके जितने भी रुधिराणु होते हैं सब फंस जाते हैं और जाल पूरी तरीके से थक जाता है, जाम हो जाता है, जिससे जो पीछे से ब्लड आ रहा है उसको जाने के लिए जगह नहीं मिल जाता और रक्त का थक्का बन जाता है। तो यहाँ देखिए, अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दिया जाए तो बचा हुआ भाग जो होता है वो सीरम कहलाता है। यहीं पे देख लीजिए, अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन जो है बाहर निकाल दें तो बचा हुआ जो भाग होता है वही सीरम कहलाता है। तो जब ब्लड जाता है तो फाइब्रिनोजन तो धागेनुमा संरचना हो गई, तो ब्लड का जो भाग बाहर थोड़ा निकलता है पीले रंग का होता है वही सीरम कहलाता है। वैसे तो प्लाज्मा भी हल्का सा पीले रंग का होता है, लेकिन जब इसका फाइब्रिनोजन बाहर निकल जाता है तो जो बचा हुआ भाग होता है उसे सीरम कहते हैं। ये गाढ़ा पीले रंग का भाग होता है। अगर कहीं कटे और बाद में थक्का बन जाए, आप देखेंगे उसके ऊपर पीले रंग की परत चढ़ जाती है, वो सीरम होता है, वही सीरम है। तो यहाँ फाइब्रिन बना जो कि इंसॉल्युबल है ब्लड में और ये धागेनुमा संरचना बनाए, जिसमें से जाकर के जितने भी रुधिराणु सब फंस जाते हैं, जाम कर देते हैं, इससे ब्लड आगे नहीं बढ़ पाता और ये ब्लड का थक्का बन जाता है। लेकिन प्लाज्मा जो है थोड़ा सा रिस्क करके बाहर जाता है, जिसे हम लोग सीरम कहते हैं। उसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं होता है, जो कि सीरम जो होता है पीले रंग का होता है। तो होता क्या है, जब फाइब्रिन बनाए, एक फाइब्रिन रुधिराणु से क्रिया करता है, मतलब रुधिराणु से जो जाके आप फंस जाते हैं। फाइब्रिनोजन जालीनुमा संरचना बना दिया तो ये जितने भी रुधिराणु है, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स हो, ये जाकर के सब फंस जाते हैं, जाम कर देते हैं, पूरी तरीके से ढक देते हैं, जिससे पीछे वाला ब्लड बह नहीं पाता। इस प्रकार यहाँ हृदय का थक्का जम जाता है, रक्त का थक्का जम गया। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, याद करना बेहद आसान है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे चोट लगेगी वहां पे क्षतिग्रस्त ऊतक होंगे और प्लेटलेट्स होंगे, ये दोनों निकालेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, प्रोथ्राम्बिन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में। एक थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। फाइब्रिन धागेनुमा संरचना होती है, ये जाल बना देती है, जितने भी रुधिराणु होते हैं जाके वहां फंस जाते हैं, जाम कर देते हैं, रक्त का थक्का बन जाता है। केवल बहुत ही माइन्यूट में आप समझिए कि क्षतिग्रस्त ऊतक और प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकाले। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्राम्बिन को कन्वर्ट कर दिया किसने, थ्रोम्बिन में। यही थ्रोम्बिन जाकर के फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में, और ये जाके फाइब्रिन जो होता है जालीनुमा संरचना होती है, रक्त का थक्का बन जाता है, ब्लड क्लॉट हो गया। ये पूरा प्रोसेस होने में 3 से 5 मिनट लग जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझिए कि अगर हम कहें कि ब्लड के थक्के में ओवरऑल होता क्या है, होता कुछ नहीं है। लास्ट जो प्रोसेस होता है कि फाइब्रिनोजन ये रुधिर के प्लाज्मा में होता ही है, केवल यही फाइब्रिनोजन ही बदल जाता है, जिसमें फाइब्रिन में फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन बदलना है, समझो जालीनुमा संरचना हो गई, रक्त का थक्का बन गया। तो जो कि सॉल्वल था यहाँ से सॉल्वल हो गया, लेकिन इसको इसमें बदलने के लिए थ्रोम्बिन चाहिए। थ्रोम्बिन कहाँ से आएगा, प्रोथ्राम्बिन से आएगा। प्रोथ्राम्बिन थ्रोम्बिन में जल्दी बदलेगा नहीं, किसकी सहायता से बदलेगा, इसके लिए चाहिए कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलेगा कैसे, जब ऊतक क्षतिग्रस्त हो और प्लेटलेट्स हल्का फुल्का क्षतिग्रस्त हो या फिर हवा के संपर्क में आए, तभी निकालेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, तभी जाकर के ये प्रोथ्राम्बिन कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में, और ये थ्रोम्बिन से बदलेगा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। तो बहुत छोटा प्रोसेस है, लेकिन बहुत ध्यान से समझिएगा, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस यही इतना प्रोसेस ही है रक्त के थक्का जमने में। और कोई चीज मत याद करिएगा, फैक्टर ये सब आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे एकदम। जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब यहीं से आ जाएंगे। पूछा जाता है क्षतिग्रस्त ऊतक से कौन सा रसायन निकलता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट्स किस प्रकार रक्त के थक्का जमने में सहायता करता है, तो प्लेटलेट्स जो होता है एक रसायन निकलता है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। यह पूछा जाए प्लेटलेट्स किस प्रकार का रसायन निकलता है,
है, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालता है। तो विटामिन के किस प्रकार रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है, तो बताया जाता है कि जो विटामिन के होता है इससे जो है लीवर में प्रोथ्राम्बिन का निर्माण होता है और प्रोथ्राम्बिन के निर्माण में विटामिन के पूरी तरह सहायक होता है। तो विटामिन के जो होता है ये प्रोथ्राम्बिन के रूप में होता है। तो क्या है प्रोथ्राम्बिन, क्या है कि प्रारंभिक अवस्था है, इनएक्टिव होता है। तो इसके एक्टिव कौन करेगा, इसको एक्टिव करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन। पूछा जाता है रक्त का थक्का जमने में कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम आयन प्रयोग आता है। और कौन सा विटामिन प्रयोग होता है, वो कैल्शियम। विटामिन के प्रयोग होता है विटामिन, और धातु होता है कैल्शियम, और धातु होता है थर्मोसाइट मींस प्लेटलेट्स। तो इस प्रकार प्लेटलेट्स जो होते हैं, प्लेटलेट्स हैं, विटामिन के हैं और कैल्शियम है, ये तीनों ही सहायता करते हैं फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन बदलने में, अर्थात रक्त का थक्का जमने में। तो अब यहाँ समझ लीजिए कि केवल एक फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन बदलना है, लेकिन इसके लिए इतना प्रोसेस जरूरी है क्योंकि ये तभी बनेगा जब इससे ये बने, और इससे बनने के लिए जरूरी है थर्मोप्लास्टिन और कैल्शियम, और ये तभी बनेगा जब क्षतिग्रस्त हो और प्लेटलेट्स क्षतिग्रस्त हो। तो इतना प्रोसेस हो गया, केवल यही है, इतना याद यही है कि रक्त का थक्का जम गया। जब जालीनुमा संरचना बना, इसमें जाके आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जाके फंस गए, जाम कर दिए। जब जाम कर दिए तो रक्त का बहाव आगे नहीं हो पाता है, केवल कुछ पीला भाग रिस करके बाहर निकलता है, जिसे हम लोग सीरम कहते हैं। ये पीला भाग होता है। तो सीरम किसे कहते हैं, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन अगर अलग हो जाए तो बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, सीरम। प्लाज्मा भी हल्के पीले रंग का होता है, लेकिन जब फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकल जाता है तो गाढ़ा पीला हो जाता है, जिसे हम लोग सीरम कहते हैं। और जहां रक्त का थक्का जमता है उसी के ऊपर गाढ़े पीले रंग का पदार्थ होता है, वही सीरम होता है। तो इतना है, केवल रक्त का थक्का जमने से थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। यहाँ देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, सवाल पूछते हैं कि जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, इसमें से कौन सा रुधिराणु रक्त का थक्का बनने में सहायक है, तो बताओगे थ्रोम्बोसाइट मींस प्लेटलेट्स हो गया। दूसरा सवाल कि कौन सा प्रोटीन भाग लेता है रक्त का थक्का जमाने में, तो बताएंगे फाइब्रिनोजन। यहाँ पे प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन कहा जाता है, माना जाता है, लेकिन ये प्रोथ्राम्बिन को मानते हैं विटामिन के। तो इसको भी प्रोटीन कहते हैं, इसको भी प्रोटीन कहते हैं। तो मेन प्रोटीन हमारा फाइब्रिनोजन है। तो कौन सा प्रोटीन हो गया, फाइब्रिनोजन प्रोटीन हो गया। तो कौन सा धातु प्रयोग में आता है, कैल्शियम Ca++++ कैल्शियम आयन के रूप में होता है, प्लस की स्टेट में रहता है, दो आयन रहते हैं, दो प्लस आयन। और कौन सा विटामिन प्रयोग में किया जाता है, विटामिन के। इसे पिल्लोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन भी इसका रासायनिक नाम। तो विटामिन कौन प्रयोग किया गया, विटामिन के। कौन सा धातु या तत्व प्रयोग में आया, कैल्शियम। कौन सा प्रोटीन प्रयोग में आया, फाइब्रिनोजन। और कौन सा रुधिराणु प्रयोग में आया, थ्रोम्बोसाइट, या इसे कहते हैं प्लेटलेट्स। यही सवाल पूछते हैं। आगे को देखिए, समझ लीजिए कि हमारे शरीर में बहुत पतली पतली नलिकाएं होती हैं, रुधिर नलिकाएं होती हैं, इतनी पतली पतली। तो इसमें आखिर रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता, जबकि इससे कंटिन्यू रुधिर आते जाते रहते हैं। तो बता दें आपको कि रुधिर में एक विशेष प्रकार के पॉलीसैकेराइड एक रसायन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं हिपैरिन। हिपैरिन जो होता है, ना तो ये हार्मोन है, ना प्रोटीन है, ना कुछ है, ये एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। पूछा जाता है कि हिपैरिन क्या है, हिपैरिन एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। हिपैरिन क्या है, पॉलीसैकेराइड है। इसको ध्यान दिए रहिएगा क्योंकि सवाल पूछा जाता है, पॉलीसैकेराइड है। इसे ही एंटीक्लॉटिंग एजेंट के रूप में कहते हैं। कि एंटीक्लॉटिंग जो होता है किस प्रकार के पदार्थ को कहते हैं, तो आप बताएंगे हिपैरिन को कहते हैं, क्योंकि इसी हिपैरिन के कारण ही हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है। चाहे जितनी पतली नली में ब्लड चला जाए, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, क्योंकि ये हिपैरिन जो होता है ये रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। तो इसे ही एंटीक्लॉटिंग एजेंट कहते हैं, जो कि एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है। अब जान लीजिए कि ये जो फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्राम्बिन है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है शरीर में, ये सब का निर्माण लीवर में होता है। तो लीवर में ही फाइब्रिनोजन निकलते हैं,
प्रोटीन बनता है जो कि फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट हुआ। ये फाइब्रिनोजन लीवर में बना। प्रोथ्राम्बिन इसको हमने बताया विटामिन के की सहायता से लीवर में बनता है प्रोथ्राम्बिन, तो लीवर में प्रोथ्राम्बिन भी बना। और जो हिपैरिन एंटीक्लॉटिंग एजेंट है जो कि रुधिर का थक्का नहीं जमने देता है मानव शरीर में, इसका निर्माण भी लीवर ही करता है, यकृत ही करता है। तो यकृत 3 प्रकार के पदार्थ का उत्सर्जन करता है, एक है फाइब्रिनोजन, दूसरा है प्रोथ्राम्बिन और तीसरा है हिपैरिन। तो ये ओवरऑल हो गया ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। और जो ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम होता है 2 से 5 मिनट और कहीं 3 से 5 मिनट लिखा रहता है, इसी के बीच ब्लड क्लॉट कर जाता है। लेकिन एक चीज अब यहाँ जान लीजिए कि एक रोग है जिसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक प्रकार का वंशानुगत रोग होता है और ये जिसको हो जाता है उसमें कहीं कट पिट जाने पे रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है जिसे हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं। इसमें कहीं चोट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है और कंटिन्यू रक्त बहता रहता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो अब यहाँ हो गया ओवरऑल ब्लड क्लॉट के बारे में। इसके पहले हमने बताया था, थोड़ा सा जान लीजिए, इसके पहले हमने रक्त के बारे में आपको जानकारी दी थी, लेकिन वहाँ एक चीज बताना भूल गए थे कि उसको यहाँ सुन लीजिए बस। केवल जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं और श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, इसमें एक प्रकार का कैंसर होता है। तो पहले जान लीजिए कैंसर क्या है। द अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स नोन एज कैंसर। कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन या गुणन ही कैंसर कहलाता है। तो आरबीसी में भी कैंसर होता है और डब्ल्यूबीसी में कैंसर होता है। अगर वह आरबीसी में हुआ, लाल रुधिर कणिकाओं में हुआ, उसे पॉलीसाइथोमिया कहते हैं। अगर यही कैंसर डब्ल्यूबीसी की कणिकाओं में हुआ, रुधिराणुओं में हुआ, इसे कहते हैं ल्यूकेमिया। तो इतना जान लीजिए बस। क्योंकि ब्लड कैंसर आप लोग नाम सुनते होंगे, तो ब्लड कैंसर 2 होते हैं, एक होता है आरबीसी में, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी में। अगर वह ब्लड कैंसर आरबीसी में है इसे कहते हैं पॉलीसाइथोमिया, अगर एक कैंसर डब्ल्यूबीसी में है इसे कहते हैं ल्यूकेमिया। और यहाँ हमने बता ही दिया सीरम क्या होते हैं। रक्त का प्लाज्मा का छना हुआ भाग क्या है, सीरम है, जिससे फाइब्रिनोजन निकल जाए तो सीरम बन जाता है। अब बाकी केवल आप यही इतना ध्यान दीजिए क्योंकि एग्जाम पूछते हैं बहुत ज्यादा कि रक्त का थक्का कैसे बनता है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए और इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। कहीं भी मुझे सिर्फ इतना माइंड में अपने रखिए, कुछ मत करिए। क्षतिग्रस्त ऊतक है, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स है जो कि ब्लड में है, दोनों निकालते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में एक प्रोथ्राम्बिन जो इनएक्टिव है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम से अभिक्रिया किया और बनाया थ्रोम्बिन। अभिक्रिया ये और ये करते हैं, ये और ये मिलके करते हैं और इसकी उत्पत्ति में करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम आयन जरूरी है इस प्रोथ्राम्बिन इनएक्टिव को एक्टिव में बदलने के लिए। यह हो गया स्टेप सेकंड। और थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि ये थ्रोम्बिन जो होता है, फाइब्रिनोजन जो सॉल्युबल है प्लाज्मा में, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, इसको फाइब्रिन ने कन्वर्ट कर दिया, इस सॉल्युबल ने कन्वर्ट कर दिया। तीसरा स्टेप हो गया। और चौथे स्टेप में क्या होता है, चौथे स्टेप में ये फाइब्रिन से जब रुधिराणु लोग मिलते हैं तो रुधिर का थक्का बन जाता है। 4 स्टेप में कंप्लीट हो गया। बस यही इतना है रक्त का थक्का जमना। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे रुधिर वर्ग के बारे में। क्या है रुधिर वर्ग, ए बी सी और ए बी और ओ। फिर से सुनिए, रुधिर वर्ग ए बी और ओ किसने खोज किया था, एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है। इसको जो है आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जरूर याद करिएगा क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें ये है। जो एग्जाम पूछेगा कौन सा रुधिराणु भाग लेता है, प्लेटलेट्स कौन सा प्रोटीन भाग लेता है, फाइब्रिनोजन कौन सा धातु तत्व भाग लेता है, कैल्शियम कौन सा विटामिन भाग लेता है, विटामिन के एंटीक्लॉटिंग एजेंट क्या है, हिपैरिन। दैट्स ऑल। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप लोग इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी बाद में